स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दृष्टि के तरफ से जो बीपीएससी 66वीं बीपीएससी का पीटी का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसके बारे में। तो ये कहा जाता है कि ये बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज इसका रहता है दृष्टि का, और यही वजह है कि आज एडिटेरिया का हम ना ला करके आज हम दृष्टि का लाने जा रहे हैं। और आप लोग भी ज़रूर पूरा वीडियो देखें, पूरा आंसर देखें और क्वेश्चन का देखिए किस तरह का लेवल है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। अगर 50 लोग कमेंट करते हैं कि सर इस टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, तो अगला जो टेस्ट सीरीज़ डालेंगे, अगर 50 लोग का कमेंट आ जाता है सिंसियर लोग का, तो हम नेक्स्ट इसका कंटिन्यू करेंगे। और एडिटेरिया का वैसे तो कंटिन्यू चल ही रहा है, 10 नंबर टेस्ट तक हो चुका है और वो भी हम पूरा 15 टेस्ट उसका भी कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दृष्टि का जो ये है पहला सेट आपको देखने के बाद क्या लग रहा है, इसका आगे का भी सेट मैं करवाऊँ टेस्ट सीरीज़ या फिर नहीं करवाएँ। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर 50 लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ सर दृष्टि का भी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करवाइए, तो मैं दृष्टि का फिर कंटिन्यू करवाएंगे। और बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज़ हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, देखना चाहिए। एडिटेरिया तो एक है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे बढ़िया टेस्ट सीरीज आते हैं जिसका आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस टेस्ट सीरीज़ को देखिए। ये नया टेस्ट सीरीज़ है और एक चीज़ और बता दें कि ये बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका इसका क्वेश्चन और प्रिंटेड है, ठीक है। तो मैं चूँकि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं, तो इस वजह से मैं आपको केवल हिंदी मीडियम का ही क्वेश्चन पढ़कर और उसका आंसर बताऊंगा। लेकिन इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा और वीडियो के माध्यम से आप अपना आंसर तैयार कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। और जिनको ज्वाइन करने में दिक्कत होगा वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिएगा और वहाँ पे विभिन्न थर्ड पार्टी टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है विथ आंसर की। वहाँ से आप लोग जब वीडियो अपलोड नहीं होता है तो वहीं पर आपको PDF फाइल विथ आंसर की दे दिया जाता है, वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दृष्टि का शुरू करते हैं। 66 BPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2020 और ये टेस्ट सीरीज़ है, पहला टेस्ट सीरीज़ है। और अगर 50 लोग का कमेंट आ जाता कि इसे कंटिन्यू कीजिए तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम है, उसके बाद फिर हिंदी मीडियम भी है। तो मैंने आपको कहा कि मेरे व्यूवर्स ज़्यादा हिंदी मीडियम के हैं, तो इस वजह से मैं हिंदी में ही ज़्यादा क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। और SI यूनिट होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कॉमनली नॉन एज द मैट्रिक सिस्टम। इसको मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और 7 वो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है जिसका SI यूनिट हम बता देते हैं। लेंथ का हो जाएगा मीटर, मास का हो जाएगा किलोग्राम, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस का हो जाएगा मोल। तो एडिटेरिया का जब मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा था तो आप लोग बहुत उसमें ऑब्जेक्शन आ गया था। अब आप लोग इसमें गलती पकड़कर दिखाइए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर आइए, दूसरा नंबर में। दूसरा बोल रहा है कि उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो दूसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन अ बॉडी। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। और नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। तीसरा बोल रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में, ठीक है। निर्वात में इसका हो जाएगा अधिकतम होता है। और निर्वात में कितना होता है तो 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में अगर पूछेगा तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में आपका हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और हीरा यहाँ दिया हुआ, तो डायमंड में आपका हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। चौथा आपका बोल रहा है कि कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स अ हायर नंबर ऑफ मूवेबल एटम्स दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ज़्यादा नंबर में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यही कारण है कि ये मतलब ज़्यादा सुचालक होता है विद्युत का। तो चांदी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा बोल रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो पांचवा का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें लगभग सभी जो किरण है वो उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए छठा नंबर। छठा बोल रहा है कि लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो छठा का यहाँ पे देख लीजिएगा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, और लेजर वाज क्वाइंड इन 1957 बाय द लेजर पॉइनर गॉर्डन गॉड। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेवेंथ नंबर में। सेवेंथ पूछ रहा है आपका, सातवां नंबर पूछ रहा है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है। तो सातवां का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए क्या होता है कि जब एयरप्लेन ऊपर जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है विथ हाइट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वायु दाब में कमी और जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई तो एक से अधिक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में। आठवां बोल रहा है कि न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आठवां का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक परमाणु कण है। तो न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर वन ऑफ द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, हेंस स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट। यह एक परमाणु कण नहीं है जबकि यह सब एटॉमिक पार्टिकल है। ओके, नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर आइए। 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन का पकना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर। 10वां आपका बोल रहा है कि भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम। ठीक है, तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है भूपर्पट्टी में पाया जाता है 46.6%। उसके बाद एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम हो जाता है 8.1%। उसके बाद सोडियम है तो सोडियम हो जाएगा 2.8%। और मैग्नीशियम है तो ये हो जाएगा 2.1%। नेक्स्ट है ये 11 नंबर। 11 बोल रहा है कि पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ठीक है, तो आपने रेड और हरा का तो जान लिया था कि स्ट्रोंशियम और बेरियम, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अब पीला रंग, तो पीला रंग का ये अब नया चीज़ है, तो याद कर लीजिएगा 11 का सी सोडियम नाइट्रेट। वैसे सोडियम से आप लोग इसे पकड़ सकते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। यहाँ पे इंग्लिश है, एक पेज हिंदी फिर इंग्लिश फिर हिंदी फिर इंग्लिश वैसे करके है। तो यहाँ पे चलिए 12 नंबर में आइए। तो 12 नंबर बोल रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N2O। ठीक है, नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 बोल रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी प्रोपेन और ब्यूटेन। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये हिंदी में है, इसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होता है। और एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा सा पेंटेन भी मिलाया जाता है। और तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन जो ओरिजिनल है वो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है। 14 नंबर आइए। 14 बोरा यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो 14 का बहुत लोग को आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से आप लोग इसे कंफ्यूज कर जाइएगा। तो 14 का यहाँ पे सी देख लीजिए, सी ओ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। और यूरिया को ऑल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं, कार्बामाइड बोला जाता है, ठीक है। तो कार्बामाइड अगर दे देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये यूरिया का बात कर रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CONH2 का होल 2, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर। 15 बोल रहा है कि आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। तो ये 15 का बहुत लोग को याद हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए होगा लाइजोजोम, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 16 नंबर। 16 बोल रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे युग्म बोल रहा है तो आप लोग गड़बड़ाइएगा मत, 46 ऐसे टोटल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे युग्म पूछ रहे यानी जोड़ा, तो 23 जोड़ा, तो 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर। 17 बोल रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, इसको बोलते हैं लीवर, ठीक ना। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। 18 नंबर बोल रहा है आपका कि पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस तकनीक को कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा 18 का सी, उत्तक संवर्धन, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 बोल रहा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए क्या होगा आंसर। तो 19 का हम बता दे रहे हैं, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नील हरित शैवाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही ऑर्सो बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों चीज़ याद रखिए, कभी कभी नील हरित शैवाल के जगह ना दे करके साइनोबैक्टीरिया दे देगा, तो आप लोग उसी ही आंसर मारिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। 20 नंबर में आइए। 20 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन, ठीक है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये सही नहीं है। तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है। बेरी बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ये जो है सही नहीं है। देखिए आपको हम बता दें इसमें एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 के कमी से होता है, और जो आपका इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। और आपका एक चीज़ और है, पेलाग्रा जो होता है वो विटामिन B3 के कमी से होता है। विटामिन B3 को नियासिन भी बोलते हैं। और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी और कैल्शियम और फॉस्फेट के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 का यहाँ आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग है, तो 22 का हम बता देते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 10 क्वेश्चन बीपीएससी में आपका मैथ रहता है, तो हम यहाँ पे आपको मैथ्स का जो सोल्यूशन है उसका केवल आंसर बताते जा रहे हैं। तो चलिए 23 नंबर का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 107। नेक्स्ट आइए 124 नंबर में, सॉरी
तो 24 का देख लीजिए, 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। ठीक, 25 में आइए, 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवंती भुवन का पुत्र है। 26 नंबर आइए, 26 का देख लीजिए, 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए द एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा कितना, 60 रुपया। तो 60 रुपये यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 60 रुपये, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई सही होता। 27 नंबर आइए, 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 308। नेक्स्ट आप लोग आइए 28 नंबर में। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 नंबर। ठीक है ना, 32, 28 का सी हो जाएगा 32। उसी तरह 29 में आइए, 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और 30 नंबर में आइए, 30 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000। नेक्स्ट आइए 31 नंबर, 31 में पाई चार्ट दिया हुआ है, देख लीजिए, और उसके अनुसार क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। हाँ, 32 बोल रहा है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीकट। ठीक है, नेक्स्ट आइए 33 नंबर। 33 बोल रहा है कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। तो 33 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेरो वंश से। ठीक है, नेक्स्ट आइए 34 नंबर। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। तो ये कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट आइए 35 नंबर। 35 बोल रहा कि आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है। तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चरक संहिता। नेक्स्ट आइए 36 नंबर। 36 बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। तो देखिए पहला बौद्ध संगीति बोलेगा तो कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा राजगीर में। दूसरा पूछेगा तो वैशाली में। तीसरा पूछेगा पाटलिपुत्र। चौथा पूछेगा तो कुंडलवन कश्मीर में। ठीक ना। नेक्स्ट आइए 37 नंबर। 37 बोल रहा है, 37 बोल रहा है कि कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है। तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। ठीक है, और इसका मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। 37 हो गया। नेक्स्ट आइए 38 नंबर। 38 बोल रहा है कि किस शिलालेख ने पहली बार अशोक का नाम का उल्लेख किया था। तो किस शिलालेख में अशोक का पहली बार नाम का उल्लेख है, तो 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मस्की शिलालेख। और ये कहाँ है मस्की शिलालेख, तो कभी कभी पूछ देता है कि मस्की शिलालेख अशोक का जो शिलालेख है जिसमें पहली बार अशोक का नाम का उल्लेख किया गया, ये किस राज्य में है। तो मस्की अभिलेख हो जाएगा कर्नाटका इंडिया में। ठीक ना, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 आइए, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई। तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल के दौरान। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत लोग मौर्य काल लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे शतरंज का जो उत्पत्ति हुआ बी हो जाएगा गुप्त काल के दौरान। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोल रहा है आपका कि 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है। तो 40 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी एलिफेंटा। और इसको प्राचीन काल में एलिफेंटा को जाना जाता था घारापुरी के नाम से। ठीक है,
और ये कहाँ पे है, कोंकण के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका क्या नाम है, एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था, तो घारापुरी। नेक्स्ट है ये 41 नंबर। 41 बोल रहा है कि मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है, तो 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये आप लोग एक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में। 42 बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलजी वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब 43 नंबर। 43 बोल रहा है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, तो 43 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। और ये बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1565 को। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 44 में। 44 में आइए। 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है, तो 44 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले रामानुज, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। तो देखिए भक्ति संतों का जन्म का सही कालानुक्रम कितना है, तो देख लीजिए रामानुज का हो जाएगा आपका 1017 से 1137 ईस्वी तक, मतलब इनका जीवन काल। और गुरु नानक का हो जाएगा 1469 से 1539 के बीच। और चैतन्य महाप्रभु का हो जाएगा 1486 से 1534 के बीच। और मीराबाई का हो जाएगा 1498 से 1557 के बीच। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में। 45 बोल रहा है कि भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर को। और कब ये शुरू किए थे, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में इसका यूज़ किया गया था, और वहीं से ये प्रथम बार उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है ये 46 नंबर। 46 बोल रहा है आपका कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ ही सही सुमलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शासक है, उसका कब्र स्थान है, तो कौन सा बोल रहा है कि सुमलित नहीं है, तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर का जो आगरा है ये सुमलित नहीं है। क्यों, क्योंकि जहांगीर का जो टॉम्ब है जिसको कब्रस्तान बोलते हैं, तो टॉम्ब का जो कब्र है वो कहाँ है, तो लाहौर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाहौर। ठीक है, इसे ही आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 47 नंबर। 47 बोल रहा है कि अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी। नेक्स्ट है ये 48 नंबर। 48 बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है, तो 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लाओस। तो दक्षिण पूर्व एशिया में केवल लाओस ऐसा देश है जो भू आबद्ध देश है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, और लाओस का जो कंट्री है वो किस देश से घिरा हुआ है, तो लाओस का जो बॉर्डर है वो म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 49 नंबर। 49 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, तो सबसे गहरी झील हो जाएगा 49 का डी, बैकाल झील। ठीक है, और बैकाल झील कहाँ पे है, तो ये साइबेरिया रूसिया में है, और इसका गहराई यानी कि डेप्थ जो है 1642 मीटर है। अगर दूसरा पूछेगा तो ये हो जाएगा तंगानिका, और ये है तंजानिया में, DR कार्गो जाम्बिया के पास। इसका है 1470 मीटर गहराई। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में। 50 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो 50 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल
सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से जाइएगा। बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं अपने दिमाग से लगाना बिना ऑप्शन देखे हुए। तो बहुत लोग बोल देंगे सर रूसिया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं मार देते हैं। वैसा नहीं है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप लोग दीजिएगा। तो वैसे सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल का बात करें तो रूसिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में उपरोक्त में से सभी से ज़्यादा क्षेत्रफल है। 51 नंबर आइए। 51 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में। 52 बोल रहा है कि एशिया के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यांगची। ठीक ना। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर। और इट फ्लोज इन चाइना एंड फॉल्स इनटू द पैसिफिक ओशियन। चाइना से फ्लो करता है और पैसिफिक ओशियन में ये जाकर गिरता है। नेक्स्ट आइए 53 नंबर। 53 बोल रहा है कि कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमिलित नहीं है? तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एनू जो है ये सही सुमिलित नहीं है। तो एनू जो है दक्षिण कोरिया का ना होकर के जापान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जापान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट 54 में आइए। निम्नलिखित में से कौन हिमालय का उप श्रेणी नहीं है? तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सह्याद्री। यह जो है यह हिमालय की उप श्रेणी नहीं है, बाकी सभी जो है वो उप श्रेणी के अंतर्गत आती है। और सह्याद्री इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट का एक श्रेणी है। ठीक, 55 आइए। 55 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमिलित नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु। ठीक है, तो सिंधु इसका जो है सही सुमिलित नहीं है। सिंधु का हो जाएगा आपका कहाँ पे? इसको इंडस भी बोलते हैं। और ये मानसरोवर तिब्बत के पास मानसरोवर से ये निकलती है, ओरिजिन इसका वहीं पे है। तो इस वजह से सिंधु यहाँ पे गलत दिया गया है सिंधु का। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। नेक्स्ट आइए 57 नंबर। 57 बोल रहा है कि स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा है। तो 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी। नेक्स्ट आइए 58 नंबर में। 58 बोल रहा है कि मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदा भ्रंश द्वारा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में। 59 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसलें हैं? तो इसमें से रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? तो 59 का हो जाएगा ई। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स में देखिए दीज आर ऑल्सो नॉन एज विंटर क्रॉप्स, मतलब जाड़े में जो उगाए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एंड आर ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज अक्टूबर और नवंबर, और देयर सीड्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। और इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? वीट हो जाएगा। ठीक, वीट, ग्राम, ओट, बैरली, पोटैटो एंड सीड्स लाइक मस्टर्ड, ये सब वगैरह इसका आंसर हो जाता। इस वजह से इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। 60 नंबर आइए। 60 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो देखिए यहाँ पे 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार है। ठीक है, तो भंडार यहाँ पे पूछ रहा है, उत्पादन नहीं पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोयले का। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व है कोयला झारखंड में, जो कि है
15 बिलियन टन्स अप्रॉक्स। उसके बाद नंबर आता है उड़ीसा का, जिसमें है 79.30 बिलियन टन्स। नेक्स्ट आइए 61 नंबर। 61 बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है। तो 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास। ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट। तो कभी कभी आवास न दे करके हैबिटेट लिखा रहेगा, तो आप लोग हैबिटेट मारिएगा। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं। तो 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संशोधित किया गया है। नेक्स्ट आइए 63 में बोल रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1972 में इसे पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए अब 64 नंबर में। 64 बोल रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपोषण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर। 65 बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज में। नेक्स्ट आइए अब 66 नंबर। तो 66 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है। तो 66 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। तो एक्चुअली में बिहार के बारे में कुछ बता दें कि बिहार इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट विच इज सराउंडेड बाय नेपाल इन द नॉर्थ, उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट, झारखंड इन द साउथ एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ठीक है। तो इट इज़ कनेक्टेड थ्रू नेशनल हाईवे नंबर 1 इलाहाबाद टू हल्दिया। तो ये सब कुछ है बिहार से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार से नहीं लगती है, तो यहाँ पे देखिए लगभग एक से पश्चिम बंगाल तो बिहार से लगती है, नेपाल से लगती है, उड़ीसा से लगती है और छत्तीसगढ़ से भी आपकी लगती है। तो इस वजह से इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होता। नेक्स्ट है ये 67 बोला बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो 67 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ई, बाल्थर सॉइल इज फाउंड इन कैमूर प्लेट्यू ऑफ राजमहल हिल्स इन अ नैरो बेल्ट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैमूर की तरफ से नहीं दिया हुआ है, कैमूर की तरफ से पठार, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 68 आइए, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो 68 का आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। 69 आइए, 69 का हो जाएगा आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था। तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ देगा तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ से, तो खगड़िया से शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए 70 नंबर। 70 बोल रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 142वां। कितना देश में, तो 180 देश में भारत का रैंक था 142वां। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का
अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में। 72 बोरा हाल ही में समाचारों में रहा मिशन कर्मयोगी, यह संबंधित है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से। इसमें यहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है जो भी सिविल सर्विसेज अधिकारी होते हैं। तो कर्मयोगी हो जाएगा इसका क्या? तो गवर्नमेंट जो इसका लॉन्च किया है कर्मयोगी, जिसको बोलते हैं द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB, ठीक है। 73 नंबर आइए। 73 बोरा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो 73 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर डेविड एटनबरो। और इनको गांधी पीस प्राइज 2019 में इन्हें दिया गया है। तो सर डेविड इज एन इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन भी हैं ये, ठीक है। 74 आइए। 74 बुरा अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देश में सैन्य तख्ता पलट मिलिट्री कॉप हुआ है? तो 74 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, माली में, ठीक है। तो ये अगस्त 2020 में माली में जो थे प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकर केइटा, ठीक है, इनका रिजाइंड हो गया था। कब? जब ये सोल्जर लोग इसे तख्ता पलट सैनिक विद्रोह कर दिए थे, तब इनका तख्ता पलट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो यहाँ पे बोल रहा है कि सम्मानित नहीं किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न से जो सम्मानित किया गया था, और ये कब दिया गया था? 29 अगस्त को दिया गया था, जिसमें रोहित शर्मा थे क्रिकेटर, रेसलर थे विनेश फोगाट, ठीक है। उसके बाद आपके थे आपका मरियप्पन थंगावेलु, ठीक, और ये थे पारा एथलीट, ठीक है। तो ये सब जो थे आप लोग को इन्हें जो मिला हुआ है, तो किन्हें सम्मानित, और मनिका बात्रा को भी सम्मानित किया गया है। तो इन सब को सम्मानित किया गया था, और 2020 में टोटल 5 लोगों को, और ये फर्स्ट टाइम है कि सर्वाधिक 5 पर्सन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला बार 5 लोगों को दिया गया है 2020 में। इस वजह से ये ऑप्शन ई हो जाता। नेक्स्ट आइए 76 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूलिंग के किस प्रारूप का प्रस्ताव करती है? तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 5+3+3+4, जो कि हाल ही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए 77 में आपका बोल रहा है कि आर्टेमिस मिशन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन इसका ई। तो इसमें से जो है सभी ऑप्शन जो है ये सही है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट जो है ऑप्शन जो सब सही है इससे संबंधित आर्टेमिस मिशन से। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को एक बार आर्टेमिस मिशन के तहत नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 बोल रहा है कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो किस देश में? तो 78 का हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये कहाँ पे हुआ है? तो लॉस एंजल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 बोल रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा हागिया सोफिया स्मारक स्थित है, तो ये तुर्की में है। तो यह एक तरह से इसे आपको अभी हाल ही में तुर्की में एर्दोगन ने तुर्की का जो शहर है वहाँ पे इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया जाएगा। पहले यह संग्रहालय था। 80 आइए। ली तेंग हुई, जिनका हाल ही में निधन हो गया,
पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ताइवान के। ठीक ना। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है। तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई। ठीक है। और ये यूएई ये है बराख न्यूक्लियर प्लांट इन अबू धाबी में इसे शुरू किया जाएगा। और ऑपरेशनल कब से होगा ये? तो 31 जुलाई 2020 से ये ऑपरेशनल हो चुका है। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 बोल रहा है कि हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा जीसी मुर्मू को। 82 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 83 में बोला हाल ही में समाचारों में रहा सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक नई दिशा पद, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम संबंधित है। तो 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनएससी में भारत की सदस्यता से ये संबंधित है। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म अगर पूछ देगा तो क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट आइए अब 84 में। 84 बोल रहा है कि 4 अगस्त 2020 को इस पश्चिम एशियाई देश की राजधानी में एक बड़ी विस्फोटक घटना घटित हुई और इस देश का नाम क्या है? तो 84 का बहुत लोग को पता होगा। 84 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेबनान में। और वहाँ पे क्या हुआ था? बंदरगाह के समीप था, वहाँ पे विस्फोटक जमा किया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा विस्फोट हो गया और लेबनान का जो था अर्थव्यवस्था बहुत तहस नहस वहाँ पे हो गया था। और वहाँ ऐसे हालात बन गए थे कि केवल 28 दिन के लिए वहाँ पे खाने की साजो सामान बची हुई थी। नेक्स्ट आइए अब 85 में। 85 का आइए। और अगर आप लोग इसका विस्फोट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे लेबनान विस्फोट करके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं और आपको इसके विस्फोट की गंभीरता को अंदाज़ा लग जाएगा। नेक्स्ट आइए 85 में। 85 बोल रहा है कि हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4,000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। तो ये कहाँ पाए गए हैं? तो 85 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे है? तो ये वाराणसी के पास है। नेक्स्ट आइए 86 नंबर। 86 बोल रहा है कि किस लेखक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द ईका बोग नामक पुस्तक निःशुल्क जारी की गई थी? तो 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जेके रॉलिंग, जो कि हैरी पॉटर के भी ऑथर रही हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आइए अब 87 नंबर। 87 बोल रहा है कि एशियाई युवा पैरा खेल 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी। तो 87 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन के द्वारा। तो कौन सा देश करेगा? तो बहरीन। और ये कब अनाउंस किया गया? तो 17 जून 2020 को ये अनाउंस किया गया। ठीक है। और ये कब होगा? तो ये आपका 1 से 10 दिसंबर 2021 के बीच में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आइए अब 88 में। 88 बोल रहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत नागरिकों के कौशल मापन हेतु सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेश। ठीक है। नेक्स्ट आइए अब 89 में। 89 बोल रहा है कि भारत के पहले राज्य का नाम बताएं जहां 100% परिवारों के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन है। तो 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। और ये सब संभव हो पाया है उज्ज्वला योजना और स्टेट गवर्नमेंट का एक योजना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत ये लक्ष्य हासिल किया है हिमाचल प्रदेश ने। 90 का ये 90 बोल रहा है कि ऑपरेशनल वनीला निम्नलिखित में से किस देश की सहायता करने हेतु शुरू किया गया था? तो 90 का बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन ए, मेडागास्कर। नेक्स्ट आइए 91 में। 91 का बोल रहा है
कि जून 91 बोल रहा है कि जून 2020 में भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस दंड अनुभाग का प्रयोग किया था। तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत, और ये आता है सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 92 में बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट आइए 93 नंबर। 93 बोला उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से अलग कर लिया है। तो 93 का आपका, इसका तो बहुत लोग को पता होगा। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए यानी कि अमेरिका। 94 आइए। 94 बोला कि जून 2020 में आभासी रूप से आयोजित 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई। तो 94 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, ऑप्शन सी, वियतनाम में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 95 नंबर में। 95 बोल रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 की विद्रोह शुरू हुआ। तो 95 का सही हो जाएगा रोहिणी। उस समय जो वर्तमान में देवघर का एक क्षेत्र है जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था बिहार में, तो 12 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था और धीरे करके पूरे बिहार में फैल गया था। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 बोल रहा है कि इन विद्रोह आंदोलन को विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो 96 का देखिएगा यहाँ पे 96 का हो जाएगा सही ऑप्शन डी, नोनिया, भूमिज, लोटा, टाना, भगत। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में। 97 बोल रहा है कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोल रहा है कि 1833 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय कौन वायसराय था। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। और ये कब द इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1883 में। ठीक ना। नेक्स्ट आइए 99 में। बोला 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो ये कब हो जाएगा। नहीं तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मई को। और 10 मई से फ्रॉम मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, और जहाँ पे थर्ड नेटिव इन्फेंट्री को में वहाँ पे विद्रोह हो गया था। वहाँ के सोल्जर विद्रोह कर दिए थे और वहीं से ये 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 बोल रहा है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था। ये कौन था पहला समाचार पत्र। तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। और ये कब प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट, तो 1780 में। और इट वाज अ 4 पेज वीकली न्यूज़पेपर था, मतलब कि ये साप्ताहिक था जिसमें 4 पेज छपते थे और इसका प्राइस रखा गया था 1 रुपया। ठीक है, और ये 2 साल तक ये प्रकाशित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 101 नंबर में आइए। 101 बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो 101 का डी, इनकी मृत्यु हैजा से हुई, ये सही नहीं है। बाकी आपका इसमें सभी सही हैं। नेक्स्ट आइए। और राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ द बंगाल रिनेसियंस भी कहा जाता है। ठीक ना।
तो ये सब इनके बारे में कुछ है। और आत्मीय सभा का इन्होंने स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट इसके तथ्य हैं। नेक्स्ट आइए 102 में। 102 में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, और ये था आपका 39वां अधिवेशन। ठीक, तो ये याद रखेगा कि 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ था 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 103 नंबर। 103 बोल रहा है कि भारत के किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो वो भारतीय नेता कौन थे। तो 103 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। और ये कौन बोला था, कौन अंग्रेज बोला था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। तो ये बोले थे वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। नेक्स्ट आइए 104 नंबर में। 104 बोल रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी। तो 104 बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को भी पता होगा। तो 104 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट आइए 105 में। 105 बोल रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 105 का सही नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये जो है ये आपका पूरी तरह से गलत है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था रिफॉर्म्स। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। और ये जो रिफॉर्म्स था किसके नाम पे पड़ा था। तो जॉन मार्ले और मिंटो के नाम पे। तो उस समय जॉन मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, यानी कि भारत सचिव जो थे वो मार्ले थे और मिंटो जो थे वो भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच में था। और इसी में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में। 106 बोल रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ की गई थी। तो न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड स्टेट में 17 नवंबर 1875 को स्थापना इसकी की गई थी। नेक्स्ट आइए 107 में। 107 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो 107 बहुत लोग को पता होगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। नेक्स्ट आइए 109 नंबर। 109 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग सुमिलित नहीं है। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया। ये जो है सही सुमिलित नहीं है। तो देखिए 109 का जो सही है अनहैप्पी इंडिया का पुस्तक के लेखक जो थे वो थे लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया का हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 110 आइए। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना। और ये प्रस्ताव पास किया गया था आपका 23 मार्च 1940 को। और ये जो थे स्टेटमेंट जो दिए थे वो जफरुल्लाह खान और के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट आइए 111 नंबर। 111 बोल रहा है क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो 111 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1942 में।
अगर महीना भी पूछ देगा तो ये मार्च 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट आइए 112 नंबर। 112 बोल रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो 112 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कब फॉर्म हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को ये गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट आइए 113 नंबर। 113 बोल रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो 113 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट आइए 114 नंबर। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव बिहार में संपन्न हुआ, तो आप लोग सबको पता होगा। तो 243, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 115 नंबर में। 115 बोल रहा है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के कब मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए थे? तो ये 11 नवंबर 2019 को अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट आइए 116 नंबर। 116 बोल रहा है कि नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था। तो 116 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। और ये जो था ये पहला था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनने वाला, ठीक है। और मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये इसे रिजर्व किया गया था। नेक्स्ट आइए 117 नंबर। 117 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों कि देखिए, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता का वर्णन इसमें दिया गया है, ठीक है। इस वजह से इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 118 नंबर। 118 बोल रहा है कि नागरिकता 118 बोल रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 118 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2। और सिटीजनशिप प्रोविजंस आर मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, मतलब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और ये भाग 2 में वर्णन इसका किया गया है। नेक्स्ट आइए 119 में। 119 बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो 119 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करता है। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट आइए 120 नंबर। 120 बोल रहा है कि संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 120 का आपका सही आंसर हो जाएगा ई, संसद के संयुक्त बैठक में निम्नलिखित कथनों में से। तो 108 में तो इसका उल्लेख किया गया है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, सभी सही है। 1/10 होना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथनों में से कौन से कथन सही? तो सभी कथन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 121 आइए। 121 बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? तो 121 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग को भी पता होगा। 121 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 74, या फिर अगर दे दे 74(1) तो वो आप लोग मारिएगा आर्टिकल 74(1), ब्रैकेट में अगर यहाँ पे 1 दे दे तो यही सही आंसर होगा, लेकिन 74 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 74 इसका सही आंसर होता। 122 नंबर में आइए। बोला कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही
नहीं है। तो 122 का जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका गलत दिया गया है। तो आर्टिकल 76 में बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बोलता है कि एक होगा, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एक ऑफिस होगा, और ही इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइज़र एंड इज प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76(1) के तहत। ठीक है, तो एक तरह से ये जो द अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं महान्यायवादी को, ये एक तरह का पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, जबकि ये हिस्सा होते हैं, तो इस वजह से ये गलत कथन है। तो बी इसका गलत कथन सही होगा। नेक्स्ट आइए 123 नंबर में। 123 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। तो 123 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। और रीट जो होते हैं वो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में इसका वर्णन किया गया है, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में इसमें प्रावधान किया गया है। और 5 तरह का इसमें रीट होते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, उसका है मैंडमस, उसके बाद प्रोविजन, उसका है सेरिटोरी, और लास्ट है क्वांटो वारंटो, क्यो वारंटो। ठीक ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 124 आइए। 124 बोल रहा है निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वीरता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। तो 124 में ये भी बहुत बार देता है या फिर बहुत बार सीरीज में दे देता है। तो 124 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उपरोक्त जो है दिया गया है ऑप्शन, उसमें से लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी वरीयता क्रम सर्वोच्च है। नेक्स्ट आइए 125 में। 125 वो राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी जो हैं वो कथन सही हैं। नेक्स्ट आइए 126 नंबर। 126 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 153, और ये आता है पार्ट 6 में, यानी कि भाग 6 में अनुच्छेद 153 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आइए 127 में। 127 बोल रहा है कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। तो 127 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, हिंदी वाज सेलेक्टेड एज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड 1984 में उर्दू को भी डेलिकेटेड एज द सेकेंड स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो इस वजह से हिंदी और उर्दू दोनों हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे हो जाता। नेक्स्ट आइए 128 नंबर में। 128 में आइए। 128 बोल रहा है कि सपनों को चली छूने नामक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा संचालित की जा रही है। तो 128 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में सपनों को चली छूने, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं SKCC। ठीक है, और ये बिहार के द्वारा जारी मतलब चलाया जा रहा है, और इसको यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा भी इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू क्रिएट जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटिव इन्वायरमेंट अमॉन्ग द कॉलेज गोइंग गर्ल्स इन बिहार। 129 नंबर आइए। 129 नंबर बोल रहा है वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है। तो 129 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 2,11,761 करोड़ रुपए। 130 आइए। 130 बोल रहा है बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितना मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। तो 130 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट आइए 131 नंबर। 131 में बोल रहा है आपका
कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यहाँ पे कहा गया था कि द पॉवर्टी लाइन सजेस्टेड बाय हिम, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पॉवर्टी लाइन बताया गया था वो रेंजिंग फ्रॉम 16 टू 35 रुपये पर कैपिटा पर ईयर बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 132 नंबर। 132 बोल रहा निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति NSFI की शुरुआत की? तो 132 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। और NSFI को बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो कभी कभी फुल फॉर्म और पूछ सकता है इसका। नेक्स्ट आइए 133 नंबर। 133 बोल रहा है कि समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? समावेशी विकास सूचकांक कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में IDI पूछ देगा और इसका फुल फॉर्म होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है? तो इसका सही हो जाएगा 133 का ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, नेक्स्ट आइए 134 नंबर में। 134 बोल रहा है कि समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो 134 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इंक्लूसिव ग्रोथ शुड लीड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मासेज एट द एंट्री लेवल। ठीक है, और ये इसमें से सभी इसमें कथन सही है, इसलिए एक से अधिक इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 135 नंबर। 135 बोला निम्नलिखित युग में कौन से सही सुमेलित है? तो 135 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन से सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए सबका यहाँ फॉर्मूला ये परिभाषा दिया गया है जो कि बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है सही सभी सुमेलित हैं, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। 136 नंबर आइए। वर्ष 2020-21 बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 136 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं। और पहले नंबर पे जो है वो USA का आता है जो 21.4 ट्रिलियन है, चाइना का है, उसके बाद चाइना है 14.1 ट्रिलियन, उसके बाद जापान है 5.2 ट्रिलियन, उसके बाद जर्मनी है 3.9 ट्रिलियन और उसके बाद इंडिया है 2.9 ट्रिलियन। और जैसा कि 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में पहुंचाना। 137 आइए। 137 बोला केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में कितना कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? तो इस तरह के भी प्रश्न आते रहते हैं। तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 138 नंबर। 138 बोल रहा है वह नीति जो संचालन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो 138 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मौद्रिक नीति। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी भी। नेक्स्ट आइए 139 नंबर में। यहाँ पे 139 बोल रहा है आपका क्वेश्चन, PM किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रति वर्ष कितना रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना करती है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000। PM किसान का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और ये ऑपरेशनल में कब आया था? तो ये 1 दिसंबर 2018 से ऑपरेशनल में है और इसमें आपको इनकम सपोर्ट मिलता है 6000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 140 नंबर। 140 बोल रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 140 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 140 का जो है वो सही कौन सुमेलित नहीं है? तो 140 का ए हो जाएगा। महान बोलिस मॉडल जो थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे।
और 5 यहाँ पे था फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56 में जो था वो था आपका डोमर मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल से संबंधित ये है। तो प्रथम योजना किससे हो जाएगा? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट आइए 141 नंबर। 141 बोल रहा है कि जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो 141 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रीकृत कमी, यानी कि मोनेटाइज डिफिसिट। नेक्स्ट आइए 142 नंबर। 142 बोल रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? तो 142 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280, यानी अगर वित्त आयोग का वर्णन जो है हमारे संविधान में 280 में किया गया है। नेक्स्ट आइए 143। 143 बोल रहा है कि बिहार में कितने जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? तो 143 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 जिला। कौन कौन है? तो पटना और ईस्ट चंपारण। ठीक है। 144 आइए। 144 बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो 144 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में जो ग्रामीण पॉपुलेशन है यानी कि रूरल पॉपुलेशन है वो 96.53% है। बांका में है आपका 96.50% और मधुबनी में है 96.40%। तो इस तरह से समस्तीपुर 96.53% ज़्यादा होता है ग्रामीण आबादी। नेक्स्ट आइए 145 में। 145 बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो 145 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, तो इंक्रीज बाय मोर देन 181 मिलियन से अधिक। तो 181 कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता। 146 आइए। वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना होगी। तो 146 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। ठीक है। नेक्स्ट आइए 147। कर्पूरी देवी किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? तो 147 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कला के क्षेत्र में, और इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और ये एक मधुबनी आर्टिस्ट थी। नेक्स्ट आइए 148 नंबर। 148 आपका बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोगा बिल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो 148 का बहुत लोग को पता होगा, ये हो जाएगा 148 का ऑप्शन बी, बिहार। और ये गोगा बिल आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पड़ता है। 149 आइए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपीसी ने किसकी सहायता से राज्य का पहला कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो 149 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। 150 और स्टेज सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आपका है, झिझिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो 150 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। ठीक है। और ये कब किया जाता है? जब ड्यूरिंग द नो रेन टाइम, मतलब जब पानी नहीं हो रहा होता है तो उस समय गॉड से पानी के लिए मनाया जाता है गॉड को, और इसके लिए ये झिझिया लोक नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका मैंने ये दृष्टि पब्लिकेशन का 66वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज करवाया, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका प्रश्न का लेवल कैसा था। अगर 50 लोग कमेंट करते हैं कि सर इसे रेगुलर कीजिए, तो मैं इसे अगला टेस्ट सीरीज भी टेस्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर आऊँगा, ज्यों 50 लोग कमेंट कर देते हैं। यानी कम से कम 50 लोग का तो राय होना चाहिए कि हाँ सर इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखिए। और एडिटेरिया का तो मैं कंटिन्यू रखा हुआ हूँ, लेकिन क्या आप लोग दृष्टि का भी कंटिन्यू चाहते हैं? तो वो हम लोग कम से कम 50 लोग कमेंट करके जरूर बताएं, तभी आगे का इसका टेस्ट सीरीज अब अपलोड मैं करूँगा।
तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। और इसका जो भी PDF पाना चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर का बाइलिंगुअल मेथड में, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और वहां से आप लोग इसे डाउनलोड डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है वो टेलीग्राम पे confusion9.2.11 सर्च करके खुद ब खुद उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद।